नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आधुनिक भारत का इतिहास नया चैप्टर है अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियाँ। 3 नीतियाँ हैं: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त। मैं आपको बता दूं, किसानों से जो लगान वसूला जाता था अंग्रेजों के टाइम पीरियड पर ना, तो अंग्रेजों ने ये 3 प्रकार की नीतियाँ अपनाई थी। अर्थात वो लगान वसूलने का जो तरीके थे ना, ये 3 मुख्य तरीके थे जो अपनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। उसी के बारे में हमें चर्चा करनी है। आप जान सकते हैं कि जो अंग्रेज जो थे न, उस समय वो जब सरकार चलाते थे तो सरकार का चलाने का उनको धन कहाँ से आता था, तो उस धन का मुख्य आय ये भू राजस्व ही था। ठीक है, उस धन का जो मुख्य स्रोत था वो भू राजस्व था। अंग्रेज जो किसानों से लगान वसूला करते थे, टैक्स वसूला करते थे भू राजस्व के नाम पर, और उसी से वो अपनी सरकार चलाया करते थे। हालांकि उनका जो बिजनेस था, उनका जो व्यापार था, उससे तो मुनाफा हो ही रहा था, लेकिन भारत में वो प्रशासन कर रहे थे ना, तो भारत में प्रशासन करने के नाम पर वो लोगों से भू राजस्व वसूला करते थे। और ये टैक्स और ये लगान वसूलने का जो तरीके हैं उन्हीं के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो 3 तरीके थे उनके वसूलने के मुख्य तौर पर: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त। तीनों के बारे में हमें चर्चा करनी है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, पूरा मैप की सहायता से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि कौन सी व्यवस्था कहाँ पर अपनाई गई थी। तो देखिए, स्थायी बंदोबस्त ये लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा 1793 में लागू की गई थी। हालांकि 1790 में ही लागू कर दी गई थी, लेकिन अस्थायी तौर पर लागू की गई थी। इसे स्थायी तौर पर कह सकते हैं कि कंटिन्यूसली इसे 1793 से ही लागू किया गया। बस एक तरीके से चेक करने के लिए, इसको ट्राई करने के लिए डेमो के रूप में 1790 में शुरू किया गया था। लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा इससे लाभ हो रहा, तो उन्होंने 1793 में इसे परमानेंटली इसे लागू कर दिया। किस इलाके में लागू किया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जिसे संयुक्त रूप से बंगाल वाला इलाका पहले कहा करते थे, उस इलाके में। और 2 इलाके और थे यूपी में, जो बनारस वाला इलाका है ना, बनारस के कुछ क्षेत्र में इसे लागू किया गया था, और कर्नाटक के कुछ क्षेत्र में इसे लागू किया गया था। लेकिन मुख्य तौर पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो क्षेत्र था वहाँ पर लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त, नाम से इसे पता लग रहा है कि जो टैक्स की दरें थी ना वो फिक्स थी। ऐसा नहीं कि हर साल बढ़ती घटती रहती थी। वो जो टैक्स की जो दरें थी ना वो फिक्स थी। जितना बता दिया गया है कि इतना टैक्स वसूला जाएगा, तो हर साल वही रहा करता था, बदला नहीं जाता था। और इस व्यवस्था में भूमि का जो स्वामी होता था वो जमींदार हुआ करता था। मतलब अंग्रेज क्या करते थे, जो ज़मीन है ना वो ज़मींदार को दे दिया करते थे। वो ज़मींदार को परमानेंट दे दिया करते थे, और ज़मींदारों से कहा करते थे कि आप इस भूमि के मालिक हैं और यहाँ पे आप खेती करवाइए किसानों से, और जितना भी आप टैक्स किसानों से वसूलेंगे उसका 10/11 भाग हमें दे देंगे और 1/11 भाग अपने पास रखेंगे। मतलब ज़मींदार को भूमि का स्वामी बनाया गया, जिससे वो गिरवी रख सकता था, उसको बेच भी सकता था, कुछ भी उसके साथ कर सकता था। वो उसका मालिक था, ज़मीन का मालिक था। ठीक है, और ज़मींदार ने आगे क्या किया, छोटी छोटी जो ज़मीनें हैं वो किसानों को दे दी कृषि करने के लिए, और किसानों से वो टैक्स वसूलता था। और जो टैक्स इकट्ठा होकर आता था उसके पास, तो जो भी टैक्स फिक्स किया गया था अंग्रेजों के साथ ना, उसका 10/11 भाग वो अंग्रेजों को दे दिया करता था, 1/11 भाग वो खुद अपने पास रखा करता था। मतलब मान लीजिए ये कोई एक्स नाम का ज़मींदार है, उसे अंग्रेज़ों ने ये ज़मीन दी है, और अंग्रेज़ों ने बोला है कि इस ज़मीन से कम 500 रुपये टैक्स आते हैं। तो 500 रुपये का 10/11 भाग ये अंग्रेज़ों को मिलेगा, और 500 रुपये का 1/11वां हिस्सा वो खुद ज़मींदार रखेगा। अभी आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे, फ़िलहाल इसका ओवरव्यू मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो ब्रिटिश सरकार को जो टैक्स देगा वो ज़मींदार ही देगा। ज़मींदार किसानों से वसूलेगा और वही उसे देगा।
और रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था 1820 में लागू की गई थी टॉमस मुनरो के द्वारा। बम्बई, मद्रास और असम वाले इलाके में मुख्य तौर पर ये लागू की गई थी। ये देख लीजिए, ये आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था है। ये मैप में आप देख रहे हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। और यहाँ पे आपकी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था इस क्षेत्र में मुख्य तौर पर। और ये है आपकी महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था। यहाँ पे आसाम का भी कुछ इलाका जो है ना, वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था वहाँ लागू की गई थी। इस व्यवस्था में जो ज़मीन का मालिक होता था वो किसानों को बनाया गया, किसानों को ज़मीन का मालिक बनाया गया। और अंग्रेज जो है वो किसानों से डायरेक्ट इसमें भू राजस्व वसूलते थे। इसमें ज़मींदारों का, बिचौलियों का कोई रोल नहीं था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को लगान देने का जो जिम्मेदारी थी वो किसानों की खुद की थी। महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था, इसे हाल्ट मैकेंजी के द्वारा 1833 ईस्वी में विधिवत तरीके से लाया गया। हालांकि 1823 में ही इसे लागू कर दिया गया था, लेकिन विधिवत तरीके से इसे कह सकते हैं कि 1833 में लागू किया गया। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब वाला जो इलाका है ना, वहाँ पे इसे लागू किया गया था। इसमें जो अंग्रेज टैक्स वसूलते थे वो ना किसी किसान से वसूलते थे ना ज़मींदार से, वो पूरे गांव से संयुक्त रूप से वसूलते थे। और गांव का जो मुखिया होता था ना, उसकी जिम्मेदारी थी सभी किसानों से, गांव के सभी किसानों से टैक्स वसूल के वो अंग्रेजों को देता था। तो इसमें जो ज़मीन का मालिक हुआ करता था वो ना किसान होता था व्यक्तिगत रूप से, ना ज़मींदार हुआ करता था, ना मुखिया हुआ करता था। इसमें ज़मीन का जो मालिक है ना, ये संयुक्त रूप से पूरा गांव हुआ करता था। पूरे गांव की ये ज़मीन थी, गांव समाजी ये ज़मीन थी। व्यक्तिगत रूप से कोई भी इसका मालिक नहीं था, पूरा गांव सामाजिक रूप से, संयुक्त रूप से इसका मालिक हुआ करता था। गांव के मुखिया की जिम्मेदारी हुआ करती थी उस टैक्स को वसूलने की और अंग्रेजों को देने की। तो ये ओवरव्यू आपने देख लिया। अभी हम टारगेट करेंगे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी। स्थायी बंदोबस्त, इसे इस्तिमरारी बंदोबस्त व्यवस्था भी कहते हैं। इसकी विशेषताएं हम देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, 1790 में अस्थायी तौर पर इसे लाया गया था, एक डेमो के रूप में, एक टेस्ट करने के रूप में। लेकिन 1793 में इसे स्थायी तौर पर लागू कर दिया गया था। मैं आपको बता दूं 1757 में, ये डेट आपको याद होगी, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध के बाद छोटे मोटे क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गए थे। बंगाल के ही छोटे मोटे जो क्षेत्र थे, जैसे वर्धमान, ये सब जो छोटे मोटे क्षेत्र मिल गए थे इनको वहाँ पर भू राजस्व इकट्ठा करने के लिए। तो उन्हें भू राजस्व इकट्ठा करने का कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं मालूम था। तो जैसे पहले राजा महाराजा वसूला करते थे वैसे ही ये वसूलने लगे। अर्थात कह सकते हैं कि इन्होंने किसी एक व्यक्ति को ठेका दे दिया कि आपका काम है कि आप जो है उस क्षेत्र का पूरा भू राजस्व वसूल कर हमें दीजिए। इससे अंग्रेज़ों का बहुत नुकसान हुआ करता था। ये बहुत ही पारंपरिक तरीके से ये नियम चलता आ रहा था। जैसे जो राजा महाराजा होते थे ना, वो जिस साम्राज्य का, जिस क्षेत्र में राजा हुआ करते थे, उस क्षेत्र का जो भू राजस्व है वो वसूलता है कैसे थे, ऐसे ही वसूलते थे। किसी को ठेका दे दिया करते थे और वो उसका काम हुआ करता था, वो पूरा राजस्व वसूल के राजा को दिया करता था। वैसे ही ये वैसे ही अंग्रेज भी कर रहे थे। ठीक है, इजारेदारी व्यवस्था इसे कहते हैं। इसे कहते थे इजारेदारी व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था। लेकिन आप जानते हैं कि 1764 में आपका युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया। बक्सर के युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय जो था उसने इलाहाबाद की संधि की, और इलाहाबाद की संधि के तहत पूरे बंगाल का जो क्षेत्र था, जिसमें बंगाल, उड़ीसा और बिहार आ जाता है, ये पूरा क्षेत्र में जो राजस्व वसूलने का काम अंग्रेज़ों को दे दिया गया। तो अंग्रेज़ों के पास अधिकार आ गया कि पूरे बंगाल वाले रीजन में, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला जो क्षेत्र आ जाता है, यहाँ पर वो राजस्व वसूलते थे। और यहाँ पर राजस्व वसूलने के लिए उन्होंने 2 दीवान नियुक्त किए थे, शिताब राय और
रजा खां, आप जानते हैं। तो इन दोनों को काम दिया गया, 2 दीवानों को काम दिया गया था यहाँ पे राजस्व वसूलने का। तो इससे लोगों का बहुत शोषण हुआ करता था, ज़बरदस्ती वो टैक्स वसूला करते थे। तो कोई पर्टिकुलर एकदम एक अच्छा तरीका इन्हें नहीं मिल पा रहा था जिससे कि ये राजस्व को अच्छे से वसूलें, इनको ढेर सारी आमदनी इनकी हो। तो धीरे धीरे करके इन्होंने 1790-93 तक सबसे पहले ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लेकर आए। ठीक है, इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में लागू किया गया था। आपको बता दिए, मैप में भी आप देख सकते हैं। और बनारस और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी इसे लागू किया गया। पूरे ब्रिटिश भारत में, भारत का वो हिस्सा जो अंग्रेजों के अधीन था, उसका 19% हिस्से में ये स्थायी बंदोबस्त लागू था। कितने हिस्से में? 19% हिस्से में ये स्थायी बंदोबस्त लागू था। ठीक है, इसमें इस बंदोबस्त व्यवस्था में राजस्व की दरें नियत थी। जैसे ये बंगाल वाला पूरा रीजन है, अंग्रेजों को ये मालूम होता था कि इस रीजन में कम से कम 111 पाउंड या 111 रुपये, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 111 रुपये यहाँ पे टैक्स या भू राजस्व वसूले जाते हैं। तो इसी का 10/11वां हिस्सा अंग्रेज मांगते थे और 1/11वां हिस्सा इसका जमींदार को देते थे। ठीक है, लेकिन जमींदार इसमें क्या करता था? जमींदार इसमें चीटिंग किया करता था। तो जैसे अंग्रेजों ने निर्धारित किया हुआ कि इस बंगाल वाले रीजन से आपको 111 रुपये वसूलने हैं और उसका 10/11 हिस्सा हमें देना है। तो जो ज़मींदार हुआ करता था वो 111 रुपये की जगह और पैसे वसूल लिया करता था। मान लो वो 200 रुपये वसूल लिया करता था, लेकिन अंग्रेजों को 111 रुपये का 10/11वां हिस्सा ही दिया करता था और बाकी 1/11 हिस्सा तो इसका लेता था, लेकिन जो एक्स्ट्रा हुआ है, ये जो लगभग 89 रुपये एक्स्ट्रा हुआ है, ये भी उसी की जेब में आता था। ठीक है, तो ज़मींदार इससे और अमीर होते गए। और जो जमींदारी व्यवस्था थी ये वंशानुगत थी। ऐसा नहीं कि जमींदार की मृत्यु के बाद ये उसे छीन ली जाती थी, नहीं, उसका पुत्र जो था ना वो फिर जमींदार बन जाया करता था। ठीक, ये याद रखेंगे। और जमींदार ही इस भूमि का वास्तविक मालिक होता था, मतलब ज़मीन को बेचना खरीदना ये पूरा अधिकार ज़मींदार के पास हुआ करता था। यहाँ तक कि कभी कभी ज़मींदारों को ज़रूरत पड़ती थी ज़मीन को गिरवी रखने की ना, वो गिरवी भी रख सकता था, इतना अधिकार था। और ये व्यवस्था अनुवांशिक थी, ये व्यवस्था जो थी ना वो अनुवांशिक थी। ठीक, आप याद रखिएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा आपको मैंने बता दिया 1/11वां हिस्सा अपने पास रखता था, जितना भी राजस्व वसूला गया है 1/11वां हिस्सा अपने पास और 10/11वां कंपनी को दे दिया करता था। और एक बात याद रखिए, इसमें नियम बनाया गया था, इसमें जैसे नियम बनाया गया था कि मान लीजिए कल की डेट में जो ज़मींदार है उसको पूरा जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है ना वो अंग्रेज़ों को सौंपना है। अगर कल शाम तक, कल सूर्यास्त तक वो नहीं जमा कर पाया तो उसकी ज़मीन को नीलाम कर दिया जाता था। तो इसके लिए सूर्यास्त कानून लाया गया था। जैसे कई ज़मींदार लापरवाही कर रहे थे, कई ज़मींदार समय पर अपना जो रेवेन्यू है जमा कर दिया करते थे, तो कई ज़मींदार लापरवाही करते थे, वो कई कई महीने दिया नहीं करते थे। उसी के कारण ये सूर्यास्त कानून लाया गया। इसमें बताया गया कि भाई एक डेट फिक्स है, इस डेट तक आपका रेवेन्यू आ जाना चाहिए। अगर इस डेट की शाम तक सूर्य अस्त होने से पहले तक आपका नहीं आ पाया रेवेन्यू राजस्व, तो आपकी ज़मीन नीलाम कर दी जाएगी। ठीक है, तो कहने का भाव यह है कि इस व्यवस्था में सबसे बड़ी मालिक जो है वो कंपनी ही थी। ठीक है, अब स्थायी बंदोबस्त के प्रभाव क्या पड़े? देखिए बच्चों, स्थायी बंदोबस्त से शोषण बहुत तरीके से हुआ, किसानों का बहुत अधिक शोषण हुआ। जो किसानों के अधिकार थे उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। मतलब जो बरसों से ज़मीन का मालिक, असली मालिक किसान हुआ करता था ना, उससे ज़मीनें छीन ली गई और किसको दे दी गई? ज़मींदारों को दे दी गई। तो किसानों के अधिकारों को नज़रअंदाज कर दिया गया। इसके अलावा
जमींदार जो थे उन्होंने किसानों से बहुत ज़्यादा राजस्व वसूला। जितना निर्धारित किया गया था कि इनसे इतना टैक्स लेना है, उससे ज़्यादा उन्होंने लिया। बहुत शोषण किया। अगर वो टैक्स नहीं दे पाते थे किसान, तो उनसे बेगारी करवाई गई। मतलब बेगारी का मतलब ये है कि बिना पैसे दिए काम करवाया गया। तो आप ज़मींदारी प्रथा में देखते आए होंगे, सुनते आए होंगे कहानियाँ कि ज़मींदार इतने शोषण उन्होंने किया कि एक पिता ने मान लीजिए टैक्स नहीं दे पाया, भू राजस्व नहीं दे पाया, उसको अपने महल पे, अपने जो है घर पे काम पे लगा लिया बिना पैसे दिए, और उसका पूरा जीवन बीत गया, इस किसान का पूरा जीवन बीत गया, तब भी वो टैक्स जो था वो अदा नहीं कर पाया। तो जो इसका बेटा था उसको भी बेगारी करवाई गई। समझ पा रहे हैं? ऐसी ऐसी कुप्रथा हमारे समाज में थी। तो ये समझ लीजिए। अब इस व्यवस्था से ऐसे जमींदार जो दिल के बहुत अच्छे थे, उदारवादी थे, उनको बहुत हानि हुई, क्योंकि वो सही टाइम पर किसानों से जो टैक्स है, रेवेन्यू है, वो वसूल नहीं पाए। वो दुख दर्द उन्होंने किसानों का समझा। किसान कहते थे हमारे पास अभी नहीं है, अभी नहीं है, बाद में दे देंगे। इस तरीके से ज़मींदारों ने भी उन्हें कह दिया कि ठीक है, जब होगा दे देना। तो इस चक्कर में अंग्रेज़ों ने इन ज़मींदारों की ज़मीनें नीलाम कर दी, इनसे ज़मीनें छीन ली। इनका बहुत नुकसान हुआ, जो दिल के अच्छे ज़मींदार थे। ठीक है। और इस व्यवस्था के तहत कंपनी को बहुत लाभ हुआ। उसकी आय जो है निश्चित हो गई। उसकी आय हमेशा के लिए निश्चित हो गई कि उसको इतना अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा किसी भी कंडीशन में। इसके अलावा भूमि का जब माप करना होता था, वसूली में जो खर्च होता था, वो कंपनी को नहीं देना पड़ता था, वो ज़मींदार को देना पड़ता था। तो जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ करते थे वो भी अंग्रेज़ों को अब नहीं देने थे, बस सूखा सूखा उनसे रेवेन्यू ले लेना था। ठीक है। और इस व्यवस्था से कंपनी को एक लाभ ये मिला कि जो जमींदार वर्ग था वो अंग्रेज़ों के हित में आ गया, अंग्रेज़ों के सपोर्ट में आ गया। कोई भी आंदोलन होता था ना, तो अंग्रेज़ का सपोर्ट करते थे ये जमींदार वर्ग। जैसे 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें आप देखेंगे जमींदारों ने बढ़ चढ़ कर भाग नहीं लिया था। तो ये अंग्रेज़ों के, कंपनी के सपोर्टर हो गए जमींदार, क्योंकि जमींदार को मालूम था हम जो भी हैं वो इन्हीं के बदौलत हैं। ठीक है। तो ये स्थायी बंदोबस्त है। बड़े बड़े नाम आप सुनते होंगे, राजा राम मोहन राय, आर.सी. दत्ता। तो ये विद्वान जो थे ना, इन्होंने इस स्थायी बंदोबस्त को उचित ठहराया है। राजा राम मोहन राय, आर.सी. दत्त, मार्समैन, इन सब ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को उचित ठहराया है। उन्होंने कहा ये सही व्यवस्था थी। लेकिन एक अंग्रेज हैं, राइटर होम्स, उन्होंने अपनी पुस्तक में ये बहुत बड़ी भूल बताया है कि स्थायी बंदोबस्त एक बहुत भयानक भूल है। तो ये थी आपकी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। अब हम बात करेंगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था। इसकी विशेषता मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैप में आप देख पा रहे हैं, ये मुख्य तौर पर बम्बई, मद्रास, सिंध वाला इलाका, तो यहाँ पर ये लागू थी। पूरे ब्रिटिश भारत का 51% हिस्सा, भारत का वो हिस्सा जो अंग्रेज़ों के अधीन था ना, उस क्षेत्र का 51% हिस्से में रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी। अब इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में होता क्या था कि किसान से डायरेक्ट वसूला जाता था। किसान से डायरेक्ट जो है ये वसूला जाता था राजस्व। किसान ही इस भूमि का हक असली मालिक हुआ करता था। असली मालिक किसान ही हुआ करता था। वो ज़मीन को बेच सकता था, गिरवी रख सकता था, तो किसान ही इसका असली मालिक था। ठीक है। किराए पे भी दे सकता था, देते थे, किराए पे भी देते थे। और रैयतवाड़ी व्यवस्था की मुख्य बात यह है ना कि इसमें जो दरें थी वो फिक्स नहीं थी। जैसे इससे पहले आपने पढ़ा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, उसमें भू राजस्व की जो दरें हैं वो फिक्स हैं, जो फिक्स हो गई वही रहेंगी। लेकिन इसमें दरें जो हैं वो फिक्स नहीं थी, उसमें उतार चढ़ाव होता रहता था। कभी कभार अंग्रेज़ों को लगता था कि फसल अधिक हुई है तो वो अधिक टैक्स वसूल लिया करते थे। ठीक है।
और इस व्यवस्था में जो वसूली के कारण जो खर्च होता था अंग्रेज़ों का, जो सरकारी कर्मचारी को सैलरी देनी पड़ती थी और ज़मीन का माप करना पड़ता था, और उस पर जो सरकार का ही खर्च होता था, उस पर जो खर्च है वो सरकार का ही ये अतिरिक्त खर्च होता था। ठीक है, तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था लाने का कारण क्या था? सबसे पहले आपको ये समझना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्यों लाए। 1820 में आई थी, आपको बता ही दिया मैंने आपको ये। ठीक है, शुरुआत में ही बताया था मैंने आपको कि 1820 के आसपास टॉमस मुनरो के द्वारा ये व्यवस्था लाई गई थी। अब लाने का कारण क्या था? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्यों नहीं लाए, अर्थात ज़मींदारों को ही ठेका दे दिया होता तो क्या दिक्कत था? इसका सबसे पहला कारण देखिए सामाजिक कारण। मैं आपको बता दूं, ये दक्षिण भारत है, ये जो इलाका है ना दक्षिण भारत है, और दक्षिण भारत का जो समाज था वो उत्तर भारत वाले समाज से बिल्कुल अलग हुआ करता था। तो दक्षिण वाले भारत वाले इलाके में जमींदारी प्रथा थी ही नहीं, जमींदार वर्ग था ही नहीं। तो अगर जमींदार प्रथा यहाँ ज़बरदस्ती सौंप दी जाती तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, यहाँ के लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो अंग्रेज़ों को बहुत परेशानी होती। इसी कारण से उन्होंने यहाँ पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लाए। जो किसान थे उनको ज़मीन उन्हीं को दी गई और वही असली मालिक थे। तो ये सामाजिक कारण हो गया। समाज इनका, दक्षिण भारत का जो समाज है वो उत्तर भारत से अलग था। अब भौगोलिक और स्थलाकृतिक कारण, देखिए यहाँ पर ये पठारी इलाका है, आप जानते हैं ये पूरा पठारी इलाका है ना, तो जो खेती योग्य जो ज़मीनें हैं ना इकट्ठी नहीं है, अलग अलग है। कुछ ज़मीन यहाँ है, कुछ ज़मीन यहाँ है, कुछ ज़मीन यहाँ है। तो अगर किसी ज़मींदार को देंगे, कोई इकट्ठी ज़मीन देंगे तब तो ठीक रहेगा। ये अलग अलग ज़मीनें हैं, कोई यहाँ पर है, कोई 1 किलोमीटर दूर थोड़ी सी ज़मीन है खेती करने के लिए, कोई आधा किलोमीटर दूर है। तो इसलिए ये किसानों को ही देना सूटेबल था, ज़मींदारों को नहीं, क्योंकि ज़मींदार को इकट्ठी ज़मीन मिलती तब वो अच्छे से काम कर पाता। अब इतनी दूर दूर वो टैक्स थोड़ा ना वसूल कर पाता। ठीक है, तो इसी कारण से ये छोटी छोटी ज़मीनों पर छोटे छोटे किसान अस्तित्व में थे। इन्हीं के अंडर में ज़मीनें थी और इन्हीं को मालिक बनाया गया और इन्हीं से टैक्स वसूला गया। और तीसरा, स्थायी बंदोबस्त से सीख भी मिली इनको कि स्थायी बंदोबस्त में क्या था कि फ़िक्स थी दरें फिक्स थी कि हाँ इतना ही आपको टैक्स मिलेगा। और यहाँ रैयतवाड़ी में जब खेती ज़्यादा हो गई है, फसल ज़्यादा उपज गई है, तो ये टैक्स को बढ़ा दिया करते थे। और इन्होंने देखा था स्थायी बंदोबस्त में जो ज़मींदार है वो शोषण भी कर रहे हैं और जो ज़मींदार हैं वो चीटिंग करके ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। तो ये सब सोच के इन्होंने यहाँ पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लेकर आए थे। अब रैयतवाड़ी बंदोबस्त के क्या प्रभाव पड़े? कुछ तो अच्छे प्रभाव पड़े, सकारात्मक प्रभाव, और कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़े। सकारात्मक प्रभाव ये पड़े, किसानों को यह अधिकार की स्थापना हो गई कि मतलब अब किसान ही उस ज़मीन का असली मालिक है, उसे बेच सकता है, उसे खरीद सकता है, उसे गिरवी रख सकता है, किराए पे दे सकता है। जो विचोलिए थे, ज़मींदार रूपी जो विचोलिए थे, वो नहीं रहे, क्योंकि वो बहुत शोषण करते थे किसानों का। अब वो नहीं रहे, किसानों को भूमि का मालिकाना अधिकार मिल गया और सरकार और नागरिकों के बीच, सरकार और किसानों के बीच एक निकट संबंध स्थापित हो गया। पहले ज़मींदार से मतलब रखते थे अंग्रेज़, लेकिन अब डायरेक्ट किसानों से वसूल रहे हैं, तो किसानों से इनका नज़दीकी संबंध हो गया। ठीक है, अब नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े? इसमें जो दरें थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, तो किसानों का इस कारण से शोषण हुआ। अब इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो अंग्रेज़ थे, इन्होंने किसानों को प्रेरित किया, इन्होंने किसानों को ज़बरदस्ती कहा कि आप जो खाद्यान्न फसलें हैं उसे कम उगाइए, आप जो वाणिज्यिक फसलें हैं, व्यापारिक फसलें हैं, उसे उगाइए। जैसे नील की खेती कीजिए, चाय की खेती कीजिए, इस पर ज़्यादा जोर दिया गया। इससे अकाल जैसी स्थितियां आगे उत्पन्न हुई इसी कारण से। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो ब्याज से अपनी जीविका चलाने वाले सूदखोर जिसे कहते हैं, जो ब्याज पर पैसे देते हैं ना, उन्हें सूदखोर कहते हैं, इनका बहुत उदय हुआ। इसी कारण से इन्होंने भी किसानों का बहुत शोषण किया।
ब्याज पे पैसे दे दिया करते थे और किसान नहीं ये किसानों से नहीं वसूल पाते थे, अर्थात किसान देने में सक्षम नहीं होते थे, तो उनकी ज़मीनें ये गिरवी ले लिया करते थे, उनसे बेगारी करवाया करते थे। तो ब्याज से जो जीविका कमाने वाले लोग हैं, जिन्हें सूदखोर कहा जाता है, इनका उदय हो गया, क्योंकि अब किसान को टैक्स देना ही देना है अंग्रेज़ों को, तो खेती के लिए खुद का पैसा लगाना था ना, तो कभी कभार ये ब्याज पे पैसे उठा लिया करते थे किसान। अब इसके बाद महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था। अब महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा देखिए शुरू किया गया ये वाले इलाके में, जिसमें यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब वाला मुख्य तौर पर इलाका आ जाता है। इस व्यवस्था में जो टैक्स वसूला जाता था वो पूरे गांव से संयुक्त रूप से वसूला जाता था, और उस ज़मीन का जो मालिक था वो पूरा गांव संयुक्त रूप से हुआ करता था। अब यहाँ पर व्यक्तिगत बात नहीं रह गई, जो गांव का मेन मुखिया है ना, वही सबसे टैक्स वसूल के अंग्रेज़ों को दे दिया करता था। ठीक, तो किसान व्यक्तिगत स्वामी नहीं था ज़मीन का, बल्कि पूरा गांव उसका सामूहिक रूप से मालिक था। अर्थात ये नहीं कि जो किसान है वो ज़मीन को जब चाहे बेच दे, नहीं, पूरा गांव अगर उसमें राजी होगा तभी ऐसा किया जा सकता है। जो गांव का प्रधान था, मुखिया था, वही सबसे टैक्स वसूल के अंग्रेज़ों को दे दिया करता था। और इस व्यवस्था का जो जनक है हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। ठीक, 83% जो है वो सरकार के कोष में जमा करना पड़ता था। जो मुखिया वसूला करता था उसको भी कुछ लाभ होता था, लगभग 17% उसको लाभ होता था, और बाकी जितना वसूला करता था 83% उसे जो सरकारी कोष था, जो खजाना था, वहाँ पर जमा करवाना पड़ता था। ठीक, और 1833 में इस महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था जो पहले से ही लागू कर दी गई थी 1822 के आसपास, इसमें परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया और इसे बहुत अच्छा बनाया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया? मार्टिन बर्ड के द्वारा किया गया। तो इसे संशोधित महलवाड़ी व्यवस्था कहा गया और विधिवत तरीके से 1833 से ही ये लागू मानी जाती है। ठीक, और इसमें भी जो दरें थी वो निश्चित नहीं थी, बदलती रहती थी। जैसे ज़्यादा अगर फसल हुई है तो ज़्यादा टैक्स दिया जाएगा, ये इसमें व्यवस्था थी। अब इसका कारण क्या था? इसमें भी सामाजिक कारण देख लेते हैं कि जिन क्षेत्रों में जो परंपरा ही चलती आ रही थी कि पूरा गांव एक साथ रहता था, पूरा ग्रामीण समुदाय एक साथ रहता था, एकता की भावना थी, उनमें ये ज़्यादातर लागू किया गया। इससे किसानों को भी आसानी हो गई कि पूरा गांव मिलकर ये दे दिया करता था, जो टैक्स है वो अंग्रेज़ों को दे दिया करता था। मान लीजिए पूरे गांव में 10 घर हैं, मान लीजिए 8 घरों के पास पूरे पैसे हैं, 2 घर के पास नहीं हैं, तो जो 8 घर हैं ना, ये हेल्प कर दिया करते थे इनकी, और इनके बदले जो रेवेन्यू है ना वो अंग्रेज़ों को दे दिया करते थे। तो सामाजिक कारण ये हो गया। आर्थिक कारण, जो स्थायी बंदोबस्त, ये जो व्यवस्था थी, तो स्थायी बंदोबस्त जो ये आपकी इसमें लागू थी बंगाल वाले इलाके में, इसमें टैक्स को बढ़ाया नहीं जाता था, जबकि महलवाड़ी व्यवस्था में टैक्स को बढ़ाया भी जा सकता था। जैसे कभी युद्ध की स्थिति आ गई है और अधिक धन चाहिए अंग्रेज़ों को, तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये जहाँ जहाँ महलवाड़ी व्यवस्था लागू है वहाँ पर अधिक ये रेवेन्यू इकट्ठा कर लेंगे अंग्रेज़। ठीक है, तो इसी कारण से महलवाड़ी व्यवस्था इन्होंने लागू की थी। ठीक है, अब इसके प्रभाव क्या पड़े? अब हमको बताया कि किसी व्यवस्था के कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। सकारात्मक प्रभाव देख लीजिए, किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्राप्त हो गया। हालांकि पूरे किसान सामूहिक रूप से, गांव के पूरे किसान सामूहिक रूप से उसके मालिक थे, व्यक्तिगत रूप से मालिक नहीं था, कोई एक अपनी उसका पर्टिकुलर ज़मीन नहीं थी, उसकी ज़मीन है। पूरा गाँव जो है ना सामूहिक रूप से इसका मालिक था। और जब सामूहिक लगान देना होता था तो इससे एक दूसरे की मदद कर दिया करते थे ग्रामीण लोग, तो ये सकारात्मक इसका प्रभाव था। नकारात्मक प्रभाव ये था कि इसमें भी भू राजस्व की दरें बहुत ज़्यादा थी, किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण होता था। और जो मुखिया हुआ करता था ना, वो आगे चलकर
एक शोषक बन गया, मतलब मुखिया उस गांव के लोगों को शोषित करने लग गया, और वही सूदखोर भी बन गया। वो अमीर हो गया और वही किसानों को टैक्स भी देने जो है ब्याज पर पैसे भी देने लग गया, जिससे अगर किसान नहीं दे पाते थे तो उनसे वो बेगारी करवाता था, उनका शोषण करता था। तो ये नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो ये 3 प्रकार की व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था, इसे पूरा पढ़ने के बाद बस आप जो फ्रंट वाला पेज है ना, ये नोट्स मैंने प्रोवाइड करवाई दिए हैं आपको, ये फ्रंट वाला पेज आप पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, सब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जब आप रिवीजन कीजिएगा तो बस ये फ्रंट जो पेज है इसे आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ये फ्रंट पेज आप पढ़ लीजिए, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था और रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था, महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका काम हो जाएगा। और श्री एजुकेशन ऐप पर इसके क्लास नोट्स अवेलेबल हैं, आप ले लीजिएगा। श्री एजुकेशन ऐप पर इसके जो क्लास नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं, आप ले लीजिएगा। ठीक, हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।